नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पनामा नहर के संबंध में है। हालांकि मैं विश्व ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का वीडियो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के संबंध में बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ाने के पहले मुझे पनामा नहर के संबंध में आप लोगों से डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह वह नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को दो अलग अलग भागों में बांटता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का विभाजक रेखा क्या है, तो आप बताएंगे पनामा नहर। पनामा नहर के उत्तर के भाग को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण के भाग को दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। इस नहर के बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो ध्यान दीजिएगा, जब पनामा नहर नहीं बना था, उस समय अगर किसी अमेरिकी जहाज को अपने पश्चिम तट से पूर्वी तट की ओर जाना पड़ता था या पूर्वी तट से पश्चिम तट की ओर आना पड़ता था, तो उसे पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर इस तरह पहुंचना था, जिसमें काफी अधिक दूरी, काफी अधिक समय लगता था। लेकिन जब यह नहर बन गया, यह नहर पनामा में है, तो पनामा नहर के बीच से इस नहर को बनाया गया और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में मिला दिया गया। अब क्या है कि अगर किसी अमेरिकी जहाज को अपने पश्चिम तट से पूर्वी तट की ओर जाना है, तो वे पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर अब नहीं लगाते। वह यहाँ से आते हैं और पनामा नहर से होते हुए अपने पूर्वी तट पर या पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर पहुंच जाते हैं। इस नहर के बन जाने से क्या हुआ कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच लगभग 8000 मील या 12,875 किलोमीटर की दूरी, 12,875 किलोमीटर की दूरी जो है वह घट गई। तो यह काफी महत्वपूर्ण नहर है, विश्व की एक महत्वपूर्ण जहाजी नहर है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो इस नहर के बारे में डिटेल जानकारी के पहले हम इसके महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं कि इस नहर का निर्माण कब हुआ, निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ, शुरुआत कब हुई, कितनी लंबाई है, उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पनामा नहर जो है उसकी कुल लंबाई है 72 किलोमीटर। अर्थात एक जो लंबाई है पनामा नहर की, यह लंबाई है 72 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह है 90 मीटर। यह जो चौड़ाई है, अधिकतम चौड़ाई जो है वह 90 मीटर है। और जहां तक गहराई की बात है, तो इस नहर की न्यूनतम गहराई है 12 मीटर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस नहर के निर्माण की शुरुआत कब हुई, तो इस नहर के निर्माण की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई और निर्माण कार्य जो पूर्ण हुआ वह 14 अगस्त 1914 को हुआ। और इस निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसका प्रथम उपयोग जो किया गया वह 15 अगस्त 1914 को किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण है। और इस नहर के पूर्ण हो जाने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी, लगभग 8000 मील या 12,875 किलोमीटर की दूरी जो है वह घट गई। अब इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि यह नहर जो है आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। कैसे नमूना है कि ध्यान दीजिएगा कि यह नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और यह नहर जो है एक महत्वपूर्ण झील, मध्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण जो पनामा में है, गाटून झील, जो एक मीठे पानी की झील है, इससे होकर गुजरती है। अब क्या है कि इस झील का जो जल स्तर है वह समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। ध्यान दीजिएगा, सी लेवल यह है, तो इससे 26 मीटर यह नहर जो झील है यह 26 मीटर ऊंची है। अब क्या है कि जहाज को जब यहां तक ले जाना है गाटून झील तक, तो इतनी ऊंचाई तक उठाना पड़ता है। और इतनी ऊंचाई तक उठाने के लिए क्या किया गया है कि इसमें 3 लॉक्स का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक लॉक किया है, दूसरा लॉक किया है और तीसरा लॉक किया है। और इस लॉक्स में क्या किया जाता है कि पानी भरकर लॉक्स में, जब जहाज यहां से यहां पर आया तो इस लॉक में यहां पर इसको बंद कर दिया जाता है, दरवाजे को। और क्या किया जाता है कि इसमें पानी, इस लॉक में पानी को भरा जाता है, हजारों टन पानी भरा जाता है। और पानी भरकर क्या किया जाता है, जहाज को ऊपर उठाया जाता है। जब जहाज ऊपर उठ जाता है, तब क्या होता है कि एक लॉक से जहाज दूसरे लॉक में और इसी तरह दूसरे लॉक से तीसरे लॉक में जाकर वह गाटून झील में जाता है। तो क्या किया जाता है कि लॉक्स में पानी भरकर जलपोतों को ऊपर उठाया जाता है ताकि जहाज जो है वह गाटून झील तक पहुंच पाए। और जब गाटून झील पर पहुंचता है जहाज, उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं लॉक्स की मदद से पुनः जहाजों को नीचे उतारकर अटलांटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश कराया जाता है।
तो आधुनिक इंजीनियरिंग का यह नहर काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इस नहर के दोनों ओर 2 बंदरगाहों का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा, जब प्रशांत महासागर से जहाज अटलांटिक महासागर की ओर जाते हैं तो प्रशांत महासागर के तट पर पनामा नहर पर जो बंदरगाह बनाया गया है उसका नाम है पनामा बंदरगाह। और जब अटलांटिक महासागर के तट पर पहुंचते हैं तो अटलांटिक महासागर के तट पर पनामा नहर पर जो बंदरगाह का निर्माण किया गया है उसका नाम है कोलून बंदरगाह। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर के तट पर पनामा नहर का बंदरगाह कौन सा है, तो वह कोलून। और प्रशांत महासागर के तट पर जो पनामा का बंदरगाह है वह है पनामा बंदरगाह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रशांत महासागर के तट पर जो पनामा का बंदरगाह है उसका नाम क्या है, पनामा, और अटलांटिक के तट पर जो पनामा का बंदरगाह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कोलून। आप इसको फिगर में समझ गए होंगे कि प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जब जहाज को प्रवेश कराया जाता है तो लॉक्स के माध्यम से, पहला लॉक यह हुआ, इसमें हजारों टन पानी भरकर क्या किया जाता है, जहाज को ऊपर उठाया जाता है और जहाज जो है इसमें प्रवेश करता है दूसरे लॉक में फिर हजारों टन पानी भरकर जहाज को तीसरे लॉक में प्रवेश कराकर पुनः कार्टून झील में ले जाया जाता है। और इस झील में जब जहाज पहुंचता है उसके बाद अटलांटिक महासागर के जाने के क्रम में इन जहाजों को इन्हीं लॉक्स के माध्यम से नीचे उतारा जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह नहर है। इस नहर के निर्माण की शुरुआत फ्रांस की सरकार द्वारा की गई। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि फ्रांस प्रारंभ में जब इस नहर का निर्माण शुरू हुआ था 1881 में, तो यह प्रोजेक्ट जो है वह फ्रांस की सरकार के द्वारा लिया गया था। और फ्रांस की सरकार द्वारा उस समय इस नहर का निर्माण की जिम्मेवारी दी गई थी फर्डिनेंड डी लेसेप्स को। किसको जिम्मेवारी दी गई थी, तो एक जो इंजीनियर थे उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। इन्हें इस नहर के निर्माण की जिम्मेवारी दी गई थी। क्या हुआ था, लेकिन इनके द्वारा इनके नेतृत्व में जब यह निर्माण कार्य शुरू किया गया तो प्रारंभिक स्तर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन नहीं किया गया और बिना अध्ययन के निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके कारण इस कार्य में अनेक बाधाएं आई। और यहाँ का जो एरिया था, यह एरिया जो है मध्य अमेरिकी देश का, इसमें असहनीय जो जलवायु दशाएं थी और जो बीमारियां फैली मच्छरों के प्रकोप के कारण, जिससे लगभग 22,000 लोगों की मृत्यु हुई। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 22,000 लोगों की मृत्यु हो गई। जिसके कारण क्या हुआ कि बाद में 1889 में यह कंपनी जो है वह दिवालिया घोषित कर दी गई। और फर्डिनेंड जी लेसेप्स के पुत्र जो थे चार्ल्स डी लेसेप्स, जो उस समय कंपनी के सीईओ थे, उन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा और उन्हें 5 सालों की कैद की सजा दी गई। इस घटना को नाम क्या दिया गया, इस घटना को पनामा स्कैंडल के नाम से जाना गया। इस घटना को पनामा स्कैंडल कहा गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण था। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण घटना क्या थे कि निर्माण कार्य जो था इसका शुरुआत दिया किसको गया, प्रारंभ में फ्रांस की सरकार को दिया गया। और फ्रांस की सरकार जो है वह इस नहर के निर्माण की जिम्मेवारी दी फर्डिनेंड डी लेसेप्स को। परंतु क्या गया, उनके द्वारा प्रारंभिक स्तर पर भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किए बिना नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके कारण कार्य में अनेक बाधाएं आई और यहाँ की असहनीय जलवायु दशाओं और मलेरिया के प्रकोप के कारण लगभग 22,000 लोगों की मृत्यु हो गई। कालांतर में या बाद में 1889 में यह कंपनी जो है दिवालिया घोषित हो गई और फर्डिनेंड जी लेसेप्स के पुत्र चार्ल्स डी लेसेप्स पर क्या हुआ, उनमें वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा और उन्हें 5 सालों की सजा दी गई। इस घटना को पनामा स्कैंडल के नाम से जाना गया। अब क्या हुआ बाद में अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया सरकार से एक समझौता किया, एक संधि की। अमेरिकी सरकार ने किससे समझौता की, कोलंबिया की सरकार से। और इस परियोजना को अमेरिकी सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, यानी अमेरिका ने इसको अधिग्रहण कर लिया। और अमेरिका ने काफी अध्ययन और उच्च तकनीकी क्षमता के आधार पर 1904 में इस पर निर्माण कार्य शुरू किया, जो 10 सालों के बाद अर्थात 1914 में यह पूर्ण हो गया। क्लियर है। अब क्या है कि जब काम पूर्ण हो गया तब काफी अवधि तक इस पर अमेरिकी गवर्नमेंट का अधिकार था, लेकिन बाद में इस नहर की निष्पक्ष स्थिति को बनाए रखने के लिए 31 दिसंबर 1999 को इसे पनामा सरकार को दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यह इतना महत्वपूर्ण नहर है और आधुनिक तकनीकी का इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि यह नहर दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहां
किसी भी जहाज का कप्तान अपने जहाज का कमान जो है वह पनामा की स्थानीय कप्तान को या पनामा नहर की जो स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान है उनको दे देता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी बनावट है, जो लॉक्स में पानी को भरकर जहाज को ऊपर उठाया जाता है, यह काफी विशेषज्ञ कप्तानी इसको कर सकता है। क्योंकि जहाज को कितना ऊपर उठाया जाता है, लगभग 26 मीटर या आप बोल सकते हैं लगभग 84-85 फीट जहाज को ऊपर उठाया जाता है लॉक्स को पानी में भरकर। इस स्थिति में क्या होता है कि जहाज जब ऊपर उठता है तो दोनों किनारों से टकराव पर कभी कभी जहाज को डैमेज होने की भी संभावना रहती है। अतः यहाँ पर के विशेषज्ञ जो पनामा नहर के जो विशेषज्ञ कप्तान है उनको उस जहाज को पार कराने की जिम्मेवारी दी जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकेले उस एकमात्र जहाज का नाम उस एकमात्र नहर का नाम बताइए जहां पर किसी भी जहाज या किसी भी देश के जहाज का कप्तान अपने जहाज की कप्तान की जिम्मेवारी वहां के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को दे देता है, तो वह है पनामा नहर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि लॉक्स में पानी भरकर जहाज को 85 फीट ऊपर उठाया जाता है और फिर पुनः 50 फीट नीचे गिराया जाता है। तो यह काफी उच्च तकनीकी क्षमता और इसके लिए विशेषज्ञ कप्तान की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी देश का जहाज अपने जहाज की कप्तानी यहाँ पर पनामा नहर के विशेषज्ञ कप्तान को दे देता है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण नहर है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस नहर के महत्व को देखते हुए पनामा नहर के ऊपर एक देश है, उस देश का नाम है निकारागुआ। इसने भी पनामा नहर की तर्ज पर एक नहर बनाने की योजना बनाई है और इस योजना पर चीन सरकार उसको सहयोग प्रदान कर रही है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि पनामा नहर की तर्ज पर किस देश ने एक नहर बनाने की निर्माण की योजना बनाई है, तो आप क्या बताएंगे? निकारागुआ सरकार ने। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप इस टॉपिक को समझ लें। शॉर्ट में मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं कि पनामा नहर वह नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पहला यह हो गया। दूसरा इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पनामा नहर के प्रशांत महासागर के तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है और जो अटलांटिक के तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? तो प्रशांत के तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम पनामा बंदरगाह और अटलांटिक के तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलोन बंदरगाह। इस नहर यानी प्रशांत से अटलांटिक की ओर जाने के लिए जहाज को लॉक्स के माध्यम से पानी में भरकर ऊपर उठाया जाता है और जहाज को कहां पहुंचाया जाता है? गाटू झील तक, जो मीठे पानी की एक महत्वपूर्ण झील है, और उसके बाद पुनः जहाज को नीचे उतारकर अगले यानी अटलांटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में पहुंचाया जाता है। प्रारंभ में इस बंदरगाह के इस नहर के निर्माण की जिम्मेवारी फ्रांस की सरकार की थी, लेकिन बाद में यह जिम्मेवारी किसको दे दी गई? अमेरिकी सरकार को। और अमेरिकी सरकार ने इस पर निर्माण कार्य जो है 1904 में शुरू किया, 1914 में इसे पूर्ण कर दिया। बाद में इसकी नहर की निष्पक्ष स्थिति को बनाए रखने के लिए 31 दिसंबर 1999 को इसे पनामा सरकार को सौंप दिया गया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला जो मेरा टॉपिक है वह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के संदर्भ में है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।